गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हम आप लोगों को विरूपित बालक के विषय में बताए थे कि विरूपित बालक किसे कहते हैं। जिन बालकों में आर्थोपीडिक अक्षमता पाई जाती है, यानी कि चलन अक्षमता हो यानी कि चलने में अक्षम हो। शारीरिक रूप से इन बालकों की अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों में अक्षमता पाई जाती है, जिसके कारण हाथों, पैरों एवं अंगों में गति नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ प्रतिबंध या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी इसके अंतर्गत आते हैं। हड्डियों का टूटना, पोलियो, क्षय रोग, ये सभी हाथ पैर का न होना, किसी एक हाथ का बड़ा हो जाना, किसी एक हाथ का छोटा हो जाना, जन्म से ही कुल्हे की हड्डी घिसकी हुई होना, ये सब जो है, ये सभी रूप विरूपित बालक के रूप होते हैं और इन्हीं को विरूपित बालक कहे जाते हैं। हमने विरूपित बालक के आपको प्रकार बताए थे, कारण बताया था। उसी के अंतर्गत बच्चों हमने विरूपित बालकों में पोलियो से ग्रसित बालक को भी विरूपित बालक की श्रेणी में रखा जाता है। तो पोलियो संबंधी द्वितीयक समस्या के विषय में हम आपको बता रहे थे। कक्षा की समाप्ति पोलियो संबंधी द्वितीयक समस्या यानी संकुचन, अंगों का जोड़ से हटना, धड़ में विकृति को बताया था। धड़ में विकृति यानी जब व्यक्ति की रीढ़ की संरचना में विकृति या असामान्यता या टेढ़ापन आ जाता है, जिससे कई प्रकार के अस्थि विकार होते हैं, उसे धड़ विकृति कहते हैं। इसी टॉपिक पे हमने कल कक्षा समाप्त किया था। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं कि धड़ की विकृति में कई प्रकार के विकार आते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला आता है स्कोलियोसिस। पहले प्रकार के विकार को स्कोलियोसिस कहा जाता है, जिसमें पोलियो के कारण पैरों की मांसपेशियां सूख एवं खिंच जाती हैं। सूख भी जाती हैं एवं मांसपेशियां उनकी खिंच जाती हैं, तो पैर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। मांसपेशियों के खिंचाव के कारण पैर का आकार छोटा हो जाता है तथा चलते व खड़े होते समय धड़ कुल्हे से दाईं या बाईं की तरफ झुक जाता है। जब वो बालक चलते हैं तो जब वो चलते एवं खड़े होते हैं तो उस समय उनका जो धड़ होता है वो कुल्हे से दाईं या बाईं ओर झुक जाता है। इस तरीके से इस प्रकार के विकार को, इस प्रकार की अक्षमता को स्कोलियोसिस अक्षमता कहते हैं। दूसरा प्रकार आता है बच्चों काइफोसिस। दूसरा प्रकार क्या होता है? काइफोसिस। जब रीढ़ के पिछले भाग में उभार आ जाता है या पीठ में कुबड़ आ जाता है एवं बच्चा आगे की ओर झुक जाता है, इसे काइफोसिस कहते हैं। आपने अपने जीवन काल में या कहीं भी देखा होगा ऐसे बच्चों को, जब बच्चा या वो व्यक्ति के रीढ़ के पिछले भाग में उभार आ जाता है या वो चलते समय पीठ में कुबड़ सा दिखाई देता है, पीठ पीछे से उठा हुआ रहता है, गोला सा उनकी पीठ पे उठा हुआ सा रहता है, कुबड़ सा, जिससे कि ये बच्चे जब आगे की ओर झुक जाते हैं, ये बच्चे क्या होते हैं? खड़े भी रहते हैं तो आगे की ओर झुके हुए रहते हैं, पीठ पे कुबड़ निकला रहता है, इसे काइफोसिस कहते हैं। लॉर्डोसिस तीसरे प्रकार का क्या है? लॉर्डोसिस। जब पोलियो के कारण उदर एवं लॉर्डोसिस जब पोलियो के कारण उदर एवं कुल्हे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। जब पोलियो का प्रभाव बालक के उदर एवं कुल्हे की मांसपेशियों पर पड़ता है, तो मांसपेशियां जब उदर एवं कुल्हे की कमजोर हो जाती हैं
एवं कमजोर हो जाएंगे तो संकुचित होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो पीठ अंदर की तरफ धंस जाता है। इसे लॉर्डोसिस कहते हैं। कुल्हे घिसकना पोलियो के कारण दीर्घ काल तक परिस्थिति में कोई सुधार नहीं ले पाता है। जब पोलियो के कारण दीर्घ काल तक परिस्थिति में कोई सुधार नहीं ले पाता एवं बालक बैसाखी या लाठी का सहारा लेकर चलता है तो कूल्हा अपने जोड़ से हटकर टेढ़ा हो जाता है, तब इसे कुल्हे का घिसकना अक्षमता कहा जाता है। इसके बाद आता है बच्चों टेढ़ा या चपटा पाँव। पोलियो के कारण पैर छोटा हो जाता है तो चलते समय लटककर झूल जाता है। कुछ दिनों तक स्थिति ऐसी ही रखने पर टखने के जोड़ में संकुचन होने से पैर अंदर या बाहर की ओर मुड़ जाता है, तब इसे विलंब फुट कहते हैं। तथा जब तलवे का वक्र ठीक से नहीं होता है तो उसे चपटा पैर कहा जाता है। इस प्रकार से विरूपित बालकों में अनेक प्रकार की समस्याएं, शारीरिक समस्याएं होती हैं, जिसके कारण उनका विकास नहीं हो पाता है। उपरोक्त प्रकार के विकलांगता के अलावा कई बालक ऐसे भी होते हैं जिनमें दांतों संबंधी दोष होता है, अस्थियों से संबंधित विकार होता है, कुबड़ापन होता है, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां होती हैं, उंगलियों की संख्या 4 या 6 होती है। इस प्रकार की शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों के भी किन कारणों से इस प्रकार के बालक उत्पन्न होते हैं जिनमें कुबड़ापन पाया जाए, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां पाया जाए, इनमें भी इस प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं के कारण भी वही हैं। जैसे वंशानुक्रम, शारीरिक अक्षमताओं का एक प्रमुख कारण वंशानुक्रम भी है। जब माता पिता या उनके पूर्वज ही किसी न किसी प्रकार के शारीरिक दोषों से पीड़ित होते हैं, तब बालक में यह दोष जिन्स के माध्यम से हस्तांतरित होता है। गर्भकालीन विकास, जब बालक माता के गर्भ में पल रहा है, यदि उस समय उसे गंभीर चोट लग जाती है तो बालक का अंग दोषपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त दवाइयों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन भी शारीरिक अपंगता के लिए जिम्मेदार होता है। और कई बार गर्भकाल के दौरान यदि माता बार बार एक्सरे करवाती है तो उसकी खतरनाक किरणें शिशु के किसी भी अंग पर पड़ सकती हैं और उस अंग का विकास रुक जाता है। पौष्टिक तत्व भी माता के गर्भ को प्रभावित करती है। माता को अगर संपूर्ण पौष्टिक आहार एवं संतुलित आहार खाने को नहीं मिलता है तो बालक में रक्त अल्पता से वो पीड़ित हो जाता है, जिससे उसे कई प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोग होने की अक्षमता होने की संभावना बनी रहती है। दुर्घटनाएं, छोटे बालक स्वभाव से काफ़ी चंचल होते हैं, वे हमेशा भागते दौड़ते उछलते कूदते रहते हैं। इस दौरान यदि वे छत या सीढ़ी से गिर जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी कोई हड्डियां टूट जाती हैं या किसी नाजुक अंग में चोट लग जाते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, मस्तिष्क, तो उनमें किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता आ जाती है। वर्तमान में सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। सड़क दुर्घटना के कारण भी गंभीर चोट लग जाने से शरीर का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे बालक के हाथ पैर कट जाते हैं, तब भी शारीरिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक आर्थिक स्तर, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्माइकल ने कहा कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों की तुलना में निम्न सामाजिक स्तर के बालकों की शारीरिक अक्षमताएं अधिक पाई जाती हैं। वे दृष्टिहीन भी होते हैं, हैंडीकैप्ड यानी विरूपित, लूले लंगड़े, कुबड़े आदि होते हैं। बीमारी, जब बालकों में जब बालक किसी गंभीर लंबी बीमारी से ग्रसित होता है, तब भी उसके
कोई अंग दोषपूर्ण हो जाता है और विशेषकर संक्रामक रोगों का प्रभाव बालक में शारीरिक अक्षमता का द्योतक होता है। जैसे मिजल्स का होना उनके मस्तिष्क प्रमस्तिष्की को के ऊपर प्रभाव डालता है। पोलियो का वायरस उनके शरीर में कई तरह के कुबड़ापन, अस्थि का टेढ़ा होना, कुल्हे का घिसक जाना, इस तरह के प्रभाव शारीरिक प्रभाव डालते हैं। आयु, वैसे तो शारीरिक अपंगता किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर 6 से 9 वर्ष के बालकों में चंचलता अधिक होती है। इसके कारण वे दुर्घटनाग्रस्त अधिक होते हैं। 6 से 9 वर्ष का बालक जो उसके विकास की अवस्था है, उस समय वो बहुत अत्यधिक चंचल होता है, अपने समूह ग्रुप में खेलता है। खेलते समय वह बालक यह ध्यान नहीं रखता है कि वह कहाँ से गिर रहा है, किस चीज़ से उसे कहाँ पे चोट आ सकती है। इस कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तथा उनके अंगों में विकार उत्पन्न हो जाता है। अस्थिबाधित बालकों के प्रकारों के विषय में हमने अभी बताया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं अस्थि बाधित बालकों को समझना कि किस प्रकार से अस्थि बाधित बालकों को एक अध्यापक द्वारा उनकी भावनाओं को समझा जाए। तो सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि जब एक सामान्य बालक को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक अस्थि बाधित बालकों को शिक्षित करने की विशेष कला से अवगत नहीं होता है। सामान्य बालकों को जो अध्यापक पढ़ाते हैं बच्चों, वे बालक जब अस्थि बाधित बालकों को पढ़ाना होता है तो उन बालकों को शिक्षा प्रदान करने की जो विशेष कला है, जो विशेष कौशल है, उन कौशलों से सामान्य बालक को पढ़ाने वाला अध्यापक अवगत नहीं होता है। इस प्रकार से सामान्य बालकों को पढ़ाने वाला अध्यापक अस्थि बाधित बालकों को संपूर्ण ढंग से शिक्षा नहीं प्रदान कर सकता है। वह ऊपरी रूप से ऐसे बालकों की सेवा कर सकता है, लेकिन शिक्षा नहीं दे सकता है। जबकि इन बालकों को एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता है जो इनकी मनोस्थिति को समझते हुए किसी ठोस दर्शन के आधार पर न केवल इनको शिक्षित करें, बल्कि इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दें। जब तक अध्यापक विशिष्ट बालकों यानी शारीरिक रूप से विकलांग विरूपित बालकों के अध्यापक विशिष्ट कौशलों एवं तकनीकी ज्ञानों से प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक वे इनके विकास के आधार पे, ठोस दर्शन के आधार पे इनको शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शिक्षा प्रदान करने के लिए इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि ऐसे विशेष प्रशिक्षित अध्यापक प्रत्येक विद्यालय में ही हो तो यह अति उत्तम बात होती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो एक विशेष स्रोत अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए। एक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए जो जिले के समस्त विद्यालयों में, उसे स्रोत अध्यापक कहते हैं, जो समयानुसार जब विशिष्ट बालकों की आवश्यकता हो, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, विशेष तकनीकी कौशल देने के लिए, तो इन अध्यापकों को बुला लिया जाए। तो एक विशेष अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए जो एक जिले के समस्त विद्यालयों का समय समय पर भ्रमण कर इस प्रकार के विशिष्ट बालकों को शिक्षित कर सकें।
इस स्रोत अध्यापक को चाहिए कि वह विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को इन विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं तथा शैक्षणिक प्रावधानों से अवगत कराता रहे। जो स्रोत अध्यापक है बच्चों, उनका कर्तव्य यह बनता है कि जो विभिन्न विद्यालय हैं जहाँ पे शारीरिक रूप से अक्षम बालक, जो मानसिक रूप से ठीक है लेकिन शारीरिक रूप से अक्षम है, वह बालक अगर वहाँ पे पढ़ता है तो इन स्रोत अध्यापकों की भूमिका होती है कि वह उन विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों से मिले और मिलकर विशिष्ट बालकों की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं एवं भावनाओं तथा संभावनाओं के अनुरूप जो भी शैक्षिक प्रावधान है, जो भी शैक्षिक प्रावधान, प्रशिक्षण एवं कौशल है, उन शैक्षिक प्रावधानों से उन्हें समयानुरूप में अवगत कराते रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ गोष्ठी आदि का आयोजन कर विशिष्ट स्रोत अध्यापक सामान्य बालकों हेतु नियुक्त अध्यापकों को अभिमुख करके इस प्रकार के विशिष्ट बालकों के शैक्षिक प्रावधानों की ओर प्रयास कर सकता है। समयानुसार जो भी गोष्ठी वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उन प्रतियोगिताओं को आयोजित करके विशिष्ट अध्यापक, जो सामान्य अध्यापक हैं, उनको सूचना दे। सामान्य बालकों हैं तो जो नियुक्त अध्यापक हैं उनको सूचना दे और सूचना के आधार पर विशिष्ट बालकों के लिए जो भी शैक्षिक प्रावधान है, उन प्रावधानों के विकास की ओर प्रयास करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, अस्थि-बाधित बालकों को प्रायः समाज, परिवार, विद्यालय के सहपाठीगण हे दृष्टि से देखते हैं, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें दया के रूप में उनके ऊपर, उनसे जो उनका जो कार्य किया जाता है, वह दया के रूप में उनको भार स्वरूप देखा जाता है, दान योग्य समझा जाता है, मजाक का पात्र समझा जाता है। साथ ही यह भी समझा जाता है कि ऐसे बालक हर प्रकार के तिरस्कार को सह लेंगे, उनके अंदर हर प्रकार के तिरस्कार को सहने की क्षमता होगी। इस प्रकार की भावना विकलांग बालकों को निराशा, अवसाद, आशाविहीनता और जीवन के प्रति जीने की चाह को खत्म कर देती है। इसलिए लोगों की मानसिकता को भी बदलना है और यह बदलाव अध्यापक के द्वारा, माता पिता की सोच एवं दृष्टिकोण को बदलना होगा, समाज के लोगों के दृष्टिकोण को बदलना होगा कि वह इस प्रकार के बालकों के ऊपर दया न दिखाएं, बल्कि सहानुभूति, प्रेम एवं करुणा की आवश्यकता है। इनको दया के स्वरूप में कोई इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न करे, बल्कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इनको इसलिए करना चाहिए कि इनकी शैक्षिक रूप से ये आगे जा सके। इनका सहयोग इनको तकनीकी साधनों को उपलब्ध करा के, जैसे अपाहिज बच्चा है तो उसको व्हील चेयर प्रदान करना चाहिए जिससे कि वो कहीं आ जा सके, पढ़ाई कर सके। कम सुनने वाला बालक है तो उसको हियरिंग इंस्ट्रूमेंट देना चाहिए जिससे वो सुनाई दे, कक्षागत क्रियाओं में वो भाग ले, उन्हें भी समाज का अभिन्न अंग समझे। माता पिता उसे अपना वही बालक समझे जो सामान्य बालक है, उससे उतना ही प्रेम करे, उसको बोझ न समझे, उसको अभिशापित न समझे। अगर वह इस तरह की चीजें नहीं करेंगे तो बालक निराशा से भर जाता है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि सबसे पहला काम होता है अध्यापक और विशिष्ट अध्यापकों का कि जनमानस के व्यवहार को बदले, जनमानस में व्याप्त इस अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जाए कि यह भी बालक
जीवन जीने की कामना रखते हैं, यह भी उड़ान भरने की कामना रखते हैं। इनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, इनको सहयोग एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है, प्रेरणा की आवश्यकता है, दया की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। इनको बोझ मत समझिए, इन्हें मजाक पात्र मत समझिए, इनको सहानुभूति, प्रेम एवं करुणा की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से ये अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जनमानस में परिवर्तन आने से उनका व्यवहार इन विशिष्ट बालकों के प्रति परिवर्तित होगा और इस परिवर्तित व्यवहार से विकलांग तथा रोगी बालकों की मानसिकता में सुखद परिवर्तन आता है। उनकी निराशा आशा में बदलती है, वो कुछ करना चाहते हैं, उनको वो टेक्नोलॉजी करना। जैसे जिन बच्चों के हाथ नहीं हैं उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए पैर से कार्य करने के, प्रोत्साहन देना चाहिए, तब उनके अंदर सुखद एहसास होगा, वह जीवन के प्रति आगे बढ़ना चाहेंगे। स्ट्राउड महोदय ने इस प्रकार के विशिष्ट बालकों के मनोविज्ञान का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि इन बालकों की विचित्रताओं, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं के विषय में उन्होंने बताया। इस प्रकार के साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर शिक्षक इन विशिष्ट बालकों के माता पिता, मित्र तथा समाज के लोगों में एक सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास कर सकते हैं। साथ ही विकलांग तथा रोगी बालकों को अपने को समझने तथा अपने को नए रूप में देखने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए इन बालकों के लिए वो उस प्रकार के अध्यापक की नियुक्ति करनी है जो विशिष्ट कौशलों से युक्त हों। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त हो, जिससे कि वह उन बालकों के मनोभावों को समझें और समझने के साथ साथ उनके विकास के लिए उनको आगे बढ़ाएं। अब हम आते हैं बेटा विरूपित बालक की शिक्षा कि बहुधा जो है हमेशा यह देखा गया है कि विरूपित बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ दी जाती है। क्या ऐसा किया जाना सही है या गलत? यह प्रश्न समाज के लिए भी है, विद्यालय संस्थान के लिए भी है, राज्य के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। तो ऐसा किया जाना कि बहुत विरूपित बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दिया जाना सरासर गलत एवं अन्यायपूर्ण नीति है। क्यों? क्योंकि ये बालक सामान्य बालकों की तुलना में बहुत धीरे सीखते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ाते लिखाते समय कुछ विशिष्ट बातों का, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी इनको शिक्षा प्रदान किया जा सकता है, अन्यथा इनकी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होगा और ये सकुशल शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इसमें सबसे पहला प्रकार आता है बेटा कि विरूपित बालकों में सीखने की क्षमता सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। विरूपित बालकों में सीखने की क्षमता सामान्य बालकों से की अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए इनकी मानसिक व बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने का कार्य किया जाना चाहिए। वो शरीर से अक्षम है लेकिन मानसिक रूप एवं बौद्धिक रूप से वो अक्षम नहीं है, उनके अंदर सीखने की क्षमता ज्यादा होती है। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, अक्सर जो बच्चे विरूपित होते हैं, विरूपित बालकों का लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सामान्य बालकों जैसे शारीरिक बनावट नहीं होता है। कोई पोलियो से ग्रस्त है, किसी का एक पैर छोटा है, किसी का एक पैर बड़ा है, किसी का कुबड़ निकला हुआ है, तो उन्हें लोग जो है लूला, लंगड़ा, कुबड़ा आदि कहकर चढ़ाते हैं।
विद्यालय में सामान्य बच्चे उनको इस तरह से संबोधित करते हैं, समाज के लोग संबोधित करते हैं। परिणाम स्वरूप इन संबोधनों से उनमें हीन भावना, कुंठा, निराशा, उद्विग्नता आदि नकारात्मक संवेगों का वास हो जाता है। ये स्वभाव से इन शब्दों के प्रहार के कारण स्वभाव से चिड़चिड़े एवं क्रोधी हो जाते हैं। अतः ये सारी स्थितियां इनके व्यक्तित्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अतः इन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए। हमने कल आपको बताया था कि 1995 में भारत सरकार से कानूनन इन लोगों ने एक याचिका दायर की थी कि इन्हें लूला, लंगड़ा, अपाहिज एवं अंधा न कहा जाए। यह इनके लिए गाली के स्वरूप है। इनको इनकी अक्षमता के रूप में संबोधित किया जाए, जैसे कि मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति को मानसिक अक्षम, शारीरिक रूप से शारीरिक विकलांग या शारीरिक अक्षम या शारीरिक अशक्त, इन शब्दों के संबोधन करना चाहिए जो इनको सुनने में इनके अलग अलग भिन्न भिन्न विकलांगता को दर्शाए और इनके अनुरूप में इनको सुनने में भी अच्छा लगे, जो सम्मानपूर्ण हो। इनको लूला, लंगड़ा, कुबड़ा आदि नहीं कहना चाहिए। कहीं न कहीं इनको अंदर ही अंदर झकझोर देता है। इनके अंदर कुंठा, निराशा, अवसाद की स्थितियां आ जाती हैं, जिससे जीवन के प्रति अपना मुख मोड़ने लगते हैं। जीवन में ये अपने आप को भार स्वरूप करने लगते हैं, अपने ही आप को ये कोसने लगते हैं। इस तरीके से इनका विकास बाधित होता है। इसलिए इन बालकों को इन सारी स्थितियों का इनके व्यक्तित्व पे गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन बालकों को चिढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि सम्मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, बालकों को किसी योग्य, कुशल व अनुभवी चिकित्सक को दिखाएं। समयानुसार बालकों को किसी योग्य, कुशल व अनुभवी चिकित्सक को भी दिखाते रहना चाहिए और उनकी शारीरिक अपंगता को कम करने के लिए आवश्यक उपकरण एवं साधन भी उपलब्ध कराते रहना चाहिए, जिससे कि इनको अपने कार्य में सुविधा प्रदान हो सके, इनको अपने कार्य में सुविधा प्रदान हो सके और ये सीखने में इनको सरलता का अनुभव हो। नेक्स्ट, अपंग बालकों की शिक्षा व्यवस्था अलग विद्यालय में करें ताकि सामान्य बालक इनका मजाक न उड़ा पाए। सामान्य बालक इनके विकलांगता को देखकर मजाक उड़ाते हैं। बालकों का स्वभाव तो चंचल है। उनको, टीचरों को, अध्यापकों को यह समझाना चाहिए कि ऐसे बालकों का आप मजाक मत उड़ाइए, बल्कि आप उनको सहयोग कीजिए। उनकी अक्षमता के कारण अगर वो किसी विषय में पीछे हैं तो आप उनके पठन पाठन में सहयोग करें, लेकिन मजाक न उड़ाएं। इसके साथ साथ बच्चों, जब इन बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो विशिष्ट अध्यापक पढ़ाएं और उनको वो प्रशिक्षण दे जिसके माध्यम से इनकी शिक्षा का विस्तार आगे हो सके। जैसे जिन बच्चों के हाथ नहीं होते हैं उनको पैर से लिखने का तरीका बताना कि पैर से किस तरीके से वो कुछ कार्यों को वो पैर से कर सकते हैं, हाथों की जगह वो पैरों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तकनीकी कौशलों का उनको ज्ञान कराना है और इन तकनीकी कौशलों का ज्ञान विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक ही इन कौशलों का जानकार होगा और वही इन बच्चों को इस तरह के कौशलों से शिक्षा प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का कर्तव्य। माता पिता एवं परिवार के सदस्य का परम कर्तव्य होता है कि वह इन बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण भावना रखें। सहानुभूतिपूर्ण भावना से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि
इन बालकों को जब वो पालते हैं तो पालने से प्रारंभ होकर यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। उनको बोझ नहीं समझना चाहिए, उनको अभिशापित नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन बच्चों के जो भी कार्य हैं उनको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके करें। उनको वो अगर वो अभिशापित समझते हैं, वो भार समझेंगे, तो ये बच्चे पीछे हो जाएंगे। इसके साथ साथ अपंग बालकों को तैयार करने में माता पिता को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। माता पिता के अंदर जो धारणाएं हैं कि ये बच्चा अपंग है, ये क्या कर सकता है, ये जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है, वह सामान्य बालकों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपंग बालकों पर ध्यान नहीं देते। इन धारणाओं को दूर करना है, इन धारणाओं को दूर करना है, जिससे कि जो गलत धारणाएं हैं वह दूर हों और इन बालकों को शैक्षिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा दिलवाएं, शिक्षा दिलवाएं, प्रशिक्षण युक्त प्रोग्राम करवाएं, उनको व्यवसाय प्रशिक्षण युक्त कौशल एवं करवाएं और उनमें वह कौशल करवाएं जो व्यवसाय से उन्मुख हो, जिससे कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अभिभावक मानते हैं कि बालक परिवार या समाज के उत्पादक सदस्य नहीं हो सकते हैं। अपंग बालक जो है परिवार एवं समाज में उत्पादक सदस्य नहीं हो सकता है और वे एक निरर्थकता के रूप में उनको समझते हैं। इनसे उनमें यह भावना उत्पन्न होती है कि विशेष बालकों पर क्यों खर्च किया जाए, ये तो अपंग है ही है, ये तो जीवन भर हमारे पर आधारित रहेगा, तो इनकी शिक्षा पर क्यों खर्च किया जाए। इस तरह की धारणा को बदलना है। उनको ये बताना है कि विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से इनको भी आप सामान्य श्रेणी के वर्ग में ला सकते हैं। ये बच्चे शरीर से कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से अक्षम नहीं हैं, इनकी मानसिक क्षमता सामान्य बालकों से भी ज़्यादा है। हो सकता है कि आपका सामान्य बालक जो उपलब्धि न कर पाए वह ये बच्चे कर पाएं। विशेष बच्चे के माता पिता अधिकार के रूप में काफ़ी छूट की भी मांग करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बच्चों के विकास में सबसे पहला अधिकार और कर्तव्य माता पिता का होता है। माता पिता बच्चों को जितना ज़्यादा प्रेम सहानुभूति देंगे, बच्चा उतना ही जल्दी चीज़ों को सीखेगा। इसके बाद आता है बच्चों धीमी गति से सीखने वाला बालक। यदि बालक धीमी गति से सीखने वाला है तब इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा या अपने ही कक्षा के शारीरिक विकलांग बालकों की अपेक्षा धीमी गति से सीखता हो, तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अलग से पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उनको सीखने में सहायता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आता है सरकार द्वारा व्यवस्था। तो कुछ सरकार द्वारा ऐसे बालकों को शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए और इन शिक्षा केंद्रों में इन्हें मुफ्त शिक्षा के साथ साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान करना चाहिए। वर्तमान समय में विकलांग बालकों के प्रति हमारे समाज व सरकार का दृष्टिकोण भी काफ़ी हद तक परिवर्तित हो गया है, जिसके फलस्वरूप विकलांग बालकों की रोजगार की समस्याओं पर विशेष ध्यान एवं बल दिया जा रहा है। इसी कारण से विकलांगों के लिए रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और यह संभव है कि किसी विशेष शारीरिक अक्षमता के कारण
वे किसी विशेष व्यवसाय को करने में अक्षम हो, परंतु वही विकलांग व्यक्ति अगर किसी ऐसे कार्य को करे जिससे उसकी शारीरिक अक्षमता आड़े न आए, तो वह इस कार्य को सामान्य व्यक्ति से भी अधिक निपुणता एवं कुशलता के साथ कर सकता है। इसके लिए सरकार के सहयोग की आवश्यकता है कि वह जो है इन बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र खोले। और वर्तमान समय में सरकार के द्वारा इन बच्चों को कई प्रकार के शिक्षा एवं पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं, जिसमें जाकर ये बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ पे रह के, और पुनर्वास योजना की सहायता से वहाँ वे रहकर प्रशिक्षण युक्त व्यवसायिक कौशलों को भी वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए तो विकलांग, ताकि बालक आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन करने के साथ ही परिवार का भरण पोषण भी कर सके। भारत सरकार द्वारा व्यवसायिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना भी की गई। उन केंद्रों में विकलांग व्यक्तियों की चिकित्सीय, सामाजिक, रोजगार संबंधी व मनोवैज्ञानिक संबंधी आवश्यकताओं को ज्ञात करना तथा उन्हें पूर्ण कर सकने वाले अस्पताल, सामाजिक संस्थाओं, रोजगार केंद्रों आदि के विषय में सूचना व सहायता प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ उनकी जिस रोजगार में रुचि होती है वह प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं व्यावसायिक मूल्यांकन करने के बाद उन्हें पुनर्वास के लिए नौकरी, प्रशिक्षण, रोजगार तथा शारीरिक पुनर्वास की क्रिया में भी सहयोग पहुंचाने का कार्य करती है सरकार। इसके साथ ही साथ विकलांग व्यक्तियों को विकलांग रूप से जो विकलांग शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का व्यावसायिक रूप से मूल्यांकन करके उन्हें समायोजन क्षमता प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है। व्यावसायिक क्षेत्र में जब उनको ज्ञान कराया जाता है तो विकलांग व्यक्तियों की व्यावसायिक क्षेत्र में जो कार्य क्रियाकलाप दिया जाता है उनमें विकलांग व्यक्तियों की रुचियों के आधार पर बच्चों विकलांग व्यक्तियों को उनकी रुचि, योग्यता, शारीरिक क्षमता, अभिवृत्ति व व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर उन्हें विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों से जोड़ा जाता है, जैसे लेखन कार्य, वाणिज्य कार्य, कटिंग एवं टेलरिंग का कार्य, रेडियो टेलीविजन बनाने का कार्य, लकड़ी के काम। इन सभी कामों के मूल्यांकन किया जाता है और इसी आधार पे उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विभिन्न कौशल क्षमताओं के विषय में जानकारी प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में आजीविका का साधन कर सके, अपने जीवन को जीने में सक्षम हो सके। समाज में विकलांग व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रचार करना एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने का भी कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ विकलांग व्यक्तियों को समय समय पर चिकित्सा विशेषज्ञों तथा डॉक्टरों द्वारा परीक्षण कराना और परीक्षण कराने के पश्चात उन्हें उन्हें उपचार की व्यवस्था भी प्रदान कराने की आवश्यकता होती है। और प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण के उपरांत विकलांगों के लिए उपयुक्त व्यवसाय के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा सरकार से छात्रवृत्ति दिलाने के साथ साथ उन्हें उन रोजगारों की सुविधाओं को प्रदान करने का भी कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों आज विरूपित बालक टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ आपकी कक्षा में उपस्थित होंगे।